नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये वर्किंग कैपिटल होता क्या है, किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हम ये सब पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अंत में आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं समझने से कि ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है। उसके पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस शीट लिखा है। इस नाम में ही मौजूद है, किसी चीज को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस शीट में हम बैलेंस क्या करते हैं, एसेट और लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, इनको बैलेंस किया जाता है बैलेंस शीट में। एसेट क्या होता है, मान लीजिए कि आपको कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करनी है, लेट्स से आपने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपको स्टार्ट करना है। तो उसके लिए जो आपको लैंड चाहिए, उसके लिए जो आपको मशीन्स चाहिए, ये सब चीजें एसेट होती हैं। उसके लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स चाहिए, जो इन्वेंट्री आप रखेंगे, वो होता है एसेट्स। लाइबिलिटी वो चीज होती है जो आपको पे करनी होती है। जैसे कि आपने सप्लायर से रॉ मटेरियल्स बाय किया तो उससे आप उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने लोन ले लिया है बैंक से तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और आपको पेंशन फंड्स की लाइबिलिटी हो सकती है। ऐसे बहुत सारी लाइबिलिटी जो आपको पे करनी होंगी। इक्विटी वो चीज होती है जो आपके बिजनेस में हिस्सेदार हो सकता है, चाहे वो खुद आप हो या फिर आपके कोई चहेते लोग हो। तो ये सब लोग इक्विटी के अंडर में आते हैं। और यहाँ पर आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि हमने कुछ चीजें लिखी हैं। एसेट्स के अंदर में करंट एसेट और भी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे करंट एसेट, अच्छा, इसके अंदर में एसेट के अंदर में दो चीजें होती हैं, करंट और नॉन करंट। करंट यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो आप एक साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। और ऐसी कोई भी चीज जो एक साल से ज्यादा लगे, वो होता है नॉन करंट एसेट। लाइबिलिटीज में भी करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। ऐसी चीज जो आपको एक साल के अंदर में पे करनी होगी और ऐसी चीज जो आपको एक साल बाद पे करेंगे। कोई भी आपने बैंक से लोन ले लिया है, लेट्स से आपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ले ली है, तो फिर आप एक साल बाद पे करना है। पेंशन आपको तो तुरंत पे नहीं करना है किसी को। तो ये सब आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंतर्गत आती है। और इक्विटी के अंदर में प्रेफर्ड स्टॉक होता है, कॉमन स्टॉक होता है। जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स होते हैं, रिलीज करते हैं आप, वो कॉमन स्टॉक हो गया। रिटेन अर्निंग हो गया, आपके पास जो सरप्लस पड़े हैं, ट्रेजरी स्टॉक्स, ये सब को मिला के इक्विटी कहा जाता है। तो एसेट में करंट एसेट होता है, नॉन करंट एसेट होता है, लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटी होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है और इक्विटी। तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट तैयार होता है। अब हम समझते हैं कि ये वर्किंग कैपिटल होता क्या है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये तो हो गया फॉर्मूला। आप बोलेंगे कि फॉर्मूला तो समझ गया, पर है क्या ये। तो यहाँ पर देखिए, ये इन्वेस्टोपीडिया का एक वहां से हम मैंने कुछ पिक किया है और ये फोटोज आपको ये बता रहा है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है। यानी कि ये इंश्योर करता है कंपनी किस तरह से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज कर रही है मोस्ट इफेक्टिव वे में। राइट। यानी कि आपको अगर कोई फैक्ट्री चलानी हो तो आपके पास जितने भी रिसोर्स मौजूद हैं, यानी कि करंट एसेट, वो किस तरह से आप उपयोग कर रहे हैं आपको करंट लायबिलिटी पे करने के बाद, ताकि आपका वर्किंग कैश फ्लो मेंटेन रहे, कंपनी चलती रहे, कंपनी में कोई पैसों की दिक्कत ना हो। तो ये सब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत करते हैं। ये मैनेजमेंट से रिलेटेड हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से हम किसी कंपनी के वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को फाइंड कर सकते हैं कि उसका कितना रिक्वायरमेंट है, मंथली या ईयरली। हम ये फाइंड करते हैं, यूजुअली मंथली होगा यहाँ पर। अब चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, ओके, माफ कीजिएगा, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। मिनिमा लिमिटेड सेल्स गुड एट अ प्रॉफिट, और इन प्रॉफिट यहाँ पर कुछ लिखा है 20%। इट्स एनुअल फिगर आर एस फॉलो। ओके, इसका प्रॉफिट मार्जिन इज 20%। यहाँ पर उन्होंने कुछ सेल्स किए होंगे इस कंपनी ने। तो 120 मिलियन सेल्स हुआ है इनका और 1 मंथ क्रेडिट इज गिवन। यानी कि
सेल्स करने के बाद आपसे कस्टमर से जो पैसे आने हैं, आपने कस्टमर को 1 मंथ का क्रेडिट दिया है। मटेरियल्स आप कुछ खरीदेंगे बिजनेस में, तो मटेरियल कॉस्ट क्या होगा? आपका मटेरियल कॉस्ट हुआ 48 मिलियन, यानी कि, और इसमें से यहाँ पर ये लिखा है कि आपने 2 मंथ का क्रेडिट दिया है, मतलब सप्लायर, जिन भी सप्लायर से आपने रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर किए हैं, आपने उनको बोला है कि हम 2 महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे। तो ये मटेरियल यहाँ पर कॉस्ट बताया गया है। और ये वेजेस है, ये बाय द वे ये सब एनुअल वैल्यू है, एनुअल फिगर है। और हम वर्किंग कैपिटल मंथली निकालेंगे, क्योंकि हमें मंथली जानना है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है मंथली वर्किंग कैपिटल का। तो इसे बाद में हम कन्वर्ट कर देंगे मंथ में। अभी ये फिलहाल एनुअल में दिया गया है। अगर क्वेश्चन में मंथ दिया है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मंथ में। तो यहाँ पर जैसे कि तीसरा है वेजेस। वेजेस वो चीज जो आप पे करते हैं, जैसे लेबर्स को पे करते हैं इमीडिएटली। वेजेस और सैलरी में फर्क होता है। सैलरी यानी कि आप एक महीने में पे करते हैं, आपको तुरंत पे नहीं करना होता है। बट वेजेस जैसे किसी ने आपके लिए काम किया है तो आप इमीडिएटली उसे पे करते हैं, वो होता है वेजेस। वेजेस आर पेड 1 मंथ इन एरियल। एडवांस में 1 महीने पहले पे किया जाता है, और उसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2 मिलियन। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। ये भी वैल्यू दिया गया है यहाँ पर। माफ कीजिएगा, वेजेस 18 है, यहाँ पर वेजेस दिया गया है 18 मिलियन, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिया गया है 2 मिलियन। ये ये आउटस्टैंडिंग है 2 मिलियन। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन एरियस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दीज आर पेड हैज incurred, और यहाँ पर दिया गया है वैल्यू 10। ओके। फिर मिनिमा लिमिटेड कीप्स 2 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड 1 मंथ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। इट wants to maintain a cash balance of 2 million. Estimate the requirement of working capital or the cash cost basis on or cash cost basis, assuming a 50% safety margin भी लेना है, एंड इग्नोर वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि फैक्ट्री में अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो पहला क्या होता है, रॉ मटेरियल जो आता है। फिर आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में जब वो प्रोडक्ट होता है तो उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वो रेडी हो जाता है प्रोडक्ट तो वो होता है फिनिश्ड गुड। ये तीन चीजें होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वर्क इन प्रोग्रेस को काउंट नहीं करना है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर हम आंसर कैसे सॉल्व करते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर जो भी चीजें एनुअल में दी गई हैं उसे हम मंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी वर्किंग नोट हम यहाँ पर देखते हैं। सी, जो सेल्स होता है और आप जिसको क्रेडिट देते हैं, वो वो होते हैं डेटर्स। क्या होते हैं? डेटर्स। यहाँ पर वैल्यू क्या है? 120। और डेटर्स 120, आपने 1 मंथ का क्रेडिट दिया है तो आप क्या करेंगे? 120 इंटू 1 मंथ डिवाइड बाई 12, ठीक है। यहां तक आपको समझा। अब आते हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल तो आपने ले लिया, बट आपने किससे लिया? सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर होते हैं क्रेडिटर्स, जिनको आपको पे करना होता है। तो यहाँ पर क्या है? 2 मंथ है, तो आपने 48 इंटू 2 डिवाइड बाय 12 किया है, ठीक है। इस तरह से आपने क्रेडिटर्स का जो वैल्यू आएगा वो है 8 मिलियन। डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। आप क्या कर रहे हैं? सिंपली एनुअल को कन्वर्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर मंथली में। फिर इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सिंस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिया गया है, तो आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे 2 इंटू समथिंग कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया गया है, तो हम डायरेक्टली उसको लाइबिलिटीज में लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है? यहाँ पर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 10, एंड दीज आर पेड हैज इंकर्ड, ठीक है। अब उसके पहले यहाँ पर हमने एक बात मिस की, वेजेस। वेजेस क्या है? 18, और वेजेस भी 1 मंथ है, तो 18 इंटू 1/12, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये चीजों को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए,
आप देखेंगे डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस आपने निकाल दिया। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, 2 मंथ का आपने स्टॉक रखा है। सी स्टॉक स्टॉक 2 मंथ के लिए रखा है, और फिर इसके बाद फिनिश्ड गुड 1 मंथ के लिए रखा है। तो आप स्टॉक का क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 48 × 2 डिवाइड बाय 12, और फिनिश्ड गुड 1 मंथ है। पर फिनिश्ड गुड आपको ये क्या है, आपके पास क्या दिया है, सेल्स वैल्यू दिया है, आपको क्या चाहिए, फिनिश्ड गुड वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड चाहिए आपको। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सेल्स में से जो भी प्रॉफिट, इसीलिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया है, तो सेल्स में से आपको प्रॉफिट माइनस करना है। सेल्स क्या है आपका, 120 मिलियन। प्रॉफिट क्या है, 120 का 20% कितना होगा, 24 होगा। और फिर ये आपने माइनस कर दिया, और फिर इसके बाद आपका आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, ये यहाँ पर आया 96। सिंस 96 ये क्या है, ये 1 साल का है, तो इसीलिए 96 × 1 डिवाइडेड बाय 12 आपने किया। ठीक है, इस तरह से हमने वर्किंग नोट को प्रिपेयर किया है यहाँ पर। ठीक है? अब वर्किंग नोट को प्रिपेयर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक है करंट एसेट और एक है करंट लायबिलिटी। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि वर्किंग कैपिटल ये आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट एसेट के जो भी चीजें हैं, हम उसको एक साथ रखेंगे, करंट लायबिलिटी को एक साथ रखेंगे। तो अब चलिए अब समझते हैं कि ये वर्किंग कैपिटल आखिर है क्या, मतलब यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए सेल्स दिया गया है। सेल्स आपका क्या होता है, सेल्स पहले करंट एसेट मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लिख दिया। फिर करंट एसेट में मेरे क्या हैं, पहले डेटर्स हैं। ठीक है, डेटर्स हैं। डेटर्स ऐसी कोई भी चीज जो 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो है करंट एसेट, और ऐसी कोई भी चीज जो 1 साल के अंदर हमें पे करना है, मतलब हमारे हमारी जिम्मेदारी है कि उसे हमें पे करना है, वो है करंट लायबिलिटी। तो एसेट में क्या होगा, ऑफ कोर्स आपका, आपके जो डेटर्स होंगे, मतलब जिनको भी आपने सप्लाई किया उनसे पैसे आने हैं, तो वो आपका एसेट हो गया। मटेरियल क्या हुआ, मटेरियल तो आपका एसेट है ही नहीं। मटेरियल मतलब आपने रॉ मटेरियल, वो तो लाइबिलिटी, मतलब आपको पे करना है, तो ये लाइबिलिटी हो गया। बट इसके अंदर में जो स्टॉक आपके पास आया है, जो पड़ा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, ये आपका ये आपका क्या होगा, ये आपका एसेट होगा। वेजेस, आप सैलरी दे रहे हैं किसी को, तो वेजेस भी इसमें काउंट नहीं हो। वेजेस आपका करंट एसेट में नहीं, करंट लाइबिलिटी, बिकॉज आप लाइबल हैं उनको पे करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस चूंकि दे दिया गया है तो हम टू लिख देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिस आर पेड हैज इंकर्ड। ओके, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो आप पे कर देते हैं। आप मतलब आपने कोई चीज ली और आपने इमीडिएटली पैसे दे दिए, तो वो आपकी लाइबिलिटी हुई नहीं। लाइबिलिटी तब होगी जब आपको पे करना होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को नहीं लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा रहता तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अगर हमें पे करना होता 1 मंथ में, तो हम लेते थे इसको, अदरवाइज नहीं लेते थे। अब यहाँ पे चूंकि दिया गया नहीं है, उसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे 10 मिलियन को। तो ये सब चीजें हो गई। देखिए, और उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए कैश बैलेंस भी लिखा है। तो कैश क्या होता है, मैंने क्या बोला, कोई भी चीज जो कैश में कन्वर्ट होगी। ये तो यहाँ पर कैश लिखा है, तो कैश आपको करंट एसेट में लिखना पड़ेगा, 2 मिलियन। ठीक है, 2 मिलियन हमने लिख दिया। तो आप देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू मैंने आपको बताया, वो सभी यहाँ पर लिखा मौजूद है। डेटस मैंने लिख दिए 10। फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे जो भी वर्किंग नोट से वैल्यू आया मैंने लिख दिया। फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख दिया, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड लिख दिया। फिर कैश बैलेंस है हमारा, टोटल करंट एसेट हो गया। फिर करंट लाइबिलिटी में हमने क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इस तरह से टोटल करंट लाइबिलिटी आ चुका है हमारे पास। और फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बहुत आसान है, करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी से माइनस कर दो, जो भी वैल्यू बचा आपको वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे 16.5 आया।
आप सेफ्टी ऑफ मार्जिन यहाँ पर बोला गया है 15% ले लीजिए, तो 15% आप जब 16.5 का लेंगे तो आता है 2.475। और फिर आप सेफ्टी ऑफ मार्जिन को ऐड करेंगे इसमें, देखिए 16 प्लस 2 को 2.47 को जब ऐड करेंगे तो आता है 18.97। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल हुआ। ठीक है, ये हो गया रेगुलर। सी हमने रेगुलर किया है। अब यहाँ पर आप ये अमाउंट इन मिलियन लिखना मत भूलिए, ये 4810 रुपीज नहीं है, ये मिलियन में है, तो आप मिलियन मेंशन कर दीजिएगा। फिर आते हैं कैश कॉस्ट। अच्छा, ये क्या चीज होती है? सी आप वर्किंग कैपिटल क्या बोल रहा है कि 18.97 मिलियन रुपीज आपको जरूरत है आपके बिजनेस को रन करने के लिए एक महीने में। ठीक है, मंथली आपको इतने पैसों की जरूरत है। पर मैंने जब सेल्स लिया था तो सेल्स क्या हुआ, 120 मिलियन। पर सेल्स के अंदर में तो प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट तो एक्स्ट्रा है। प्रॉफिट वो नहीं जो प्रॉफिट तो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैंने रेगुलर में तो प्रॉफिट को इंक्लूड किया था, पर कैश कॉस्ट में उसको निकाल दूंगा मैं। ठीक है, जहां भी प्रॉफिट के एलिमेंट्स होंगे ना, उसे निकाल देंगे। तो कहाँ कहाँ पे हो सकता है? वो डेटर्स में होगा मेरा प्रॉफिट, फिनिश्ड गुड में होगा। इसी जो भी फिनिश्ड गुड है वो कहाँ से लिया मैंने? फिनिश्ड गुड का वैल्यू हमने सेल्स से लिया है ना, जो भी हमारा सेल्स हुआ था, वहां से हमने फिनिश्ड गुड का वैल्यू, मतलब यहाँ पे सॉरी, जो मटेरियल हमने रॉ मटेरियल परचेस किए, वहां से हमने रॉ मटेरियल का वैल्यू लिया। और फिनिश्ड गुड का वैल्यू हमने कहाँ से लिया? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड माइनस सेल्स माइनस प्रॉफिट, सीओजीएस होता है, और सीओजीएस को जब हमने कन्वर्ट किया तो इसके अंदर में भी सेल्स का एलिमेंट है, तो सेल्स यानी कि प्रॉफिट तो आया होगा। तो हमें क्या करना है, हमें उसको माइनस करना है। ठीक है, मतलब उस प्रॉफिट के जो पार्ट है ना उसको हटा देना है। तो इसीलिए हमारे पास जो एक्चुअल में वैल्यू बचेगा वो है कैश कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कैश कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, मतलब जहां पे भी प्रॉफिट का एलिमेंट है ना वहीं पे आपको चेंजेस करना है। मतलब आपका कैश कॉस्ट एक्चुअल में कैश कितना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस कर दिया प्रॉफिट, और सीओजीएस आया और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 8 आया। ठीक है, कैश कॉस्ट में आप देखेंगे तो डेटर्स है। उसके पहले आप एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, स्टेटमेंट ऑफ कैश, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट में क्या लिखेंगे? पहले आप रॉ मटेरियल, मतलब जितने भी रॉ मटेरियल्स आपने लिए प्लस जितने वेजेस दिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो होता है आपका प्राइम कॉस्ट, या आपका आता है प्राइम कॉस्ट। फिर इसको आप फैक्ट्री ओवरहेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या है हमारा? 2 है। पर ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर, ये मंथली है, ये ईयरली नहीं है। तो मंथली है, तो आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 2 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो आपको पूरे साल का फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। तो ये होता है आपका वर्क कॉस्ट। आपका पहले प्राइम कॉस्ट होगा, आप ऐड करते जाएंगे ना, चीजों को ऐड करते जा रहे हैं। फिर इसमें से ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस आपने 10 मिलियन पे करना है। ठीक है, उसको ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। और फिर इसके बाद आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पर दिया नहीं है, अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आप लिखेंगे, नहीं दिया है तो जीरो लेंगे। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने जीरो ले लिया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आया हमारा 100। तो डेटर्स क्या है हमारे? डेटर्स डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स कस्टमर्स होते हैं, यानी कि फिर हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, वहां से जो वैल्यू आया वो हम लेंगे इंटू 1/12, दैट इज 8.33। तो डेटर्स हमारे 8.33 हो गया। और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड क्या हुआ? 100। अच्छा, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड सेल्स 100 है, बट ये 1 मंथ के लिए ना, तो इसलिए 1/12। और डेटर्स डेटर्स भी हमारा कैसा? डेटर्स यानी कि जिनको क्रेडिट पे देते हैं वो 1 मंथ है, तो इसीलिए 1/12 किया हमने। तो जो भी वैल्यू आया इसके अंदर में प्रॉफिट के कुछ एलिमेंट्स जुड़े थे, तो दैट्स वाई हमने सिर्फ इसी में चेंजेस किए हैं, बाकी कहीं चेंजेस नहीं किया है। बाकी का जो रेगुलर वैल्यू था वो हमने एज इट इज कैश कॉस्ट में लिख दिया। तो सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट एसेट में चेंजेस होंगे, बाकी आपके नॉन ये करंट लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है, और टोटल सेम है। बाकी फॉर्मूला आप रिपीट कर दीजिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और फिर आप सेफ्टी ऑफ मार्जिन ऐड कर दीजिए तो टोटल वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। यानी कि आपको 18.97 रखने की दरकार नहीं है, आप 17.4743, इतना पैसा आपको जरूरत है। 18.93 की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इतना कैश कॉस्ट आपको एज अ वर्किंग
कैपिटल रखना पड़ेगा मंथली, ताकि आपका बिजनेस चलता रहे। ठीक है। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, कि ये है क्या और कहना क्या चाहता है। सिमिलर लाइन है। सी, एक सीए में 1990 द फॉलोइंग एनुअल फिगर रिलीज रिलेटेड टू XYZ कोई कॉर्पोरेशन है। यहाँ पे सेल्स दिया गया है सेम जैसे कि मैंने बताया था, ये 2 मंथ के क्रेडिट पे। तो आप जो वैल्यू है इनटू वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे आप? टू। अच्छा, उसके पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी चीजें एनुअल में दी गई है ना, जो भी फिगर्स, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मंथ में। ठीक है, पहला टास्क। फिर जो चीज करंट एसेट है, करंट एसेट में लेके जाइए, जो करंट चीज करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में लेके जाइए। दोनों को माइनस कीजिए। सेफ्टी ऑफ मार्जिन दिया है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा आपका वर्किंग कैपिटल का, और फिर उसको ऐड कर दीजिए लास्ट में। तो वो हो गया आपका टोटल वर्किंग कैपिटल। फिर इसके बाद ये हो गया रेगुलर। कैश कॉस्ट में क्या करेंगे, जहां पे भी प्रॉफिट के एलिमेंट्स जुड़े हैं ना, वहां वहां पे चेंजेस होंगे। वो क्या होंगे, डेटर्स होगा एक, और कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। यहाँ दो, ये दो चीजों में आप चेंजेस करेंगे। और फिर इसके अंदर जो भी चेंजेस होगा, जो भी एक्चुअल वर्किंग कैपिटल होगा, वो आपका कैश कॉस्ट के अंडर में आएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको सॉल्व करने का। तो सेल्स आपको पता है, तो जो जो भी है 2 मंथ है, तो 36 जो भी वैल्यू है इनटू 2 डिवाइडेड बाय 12। मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है 2 मंथ के क्रेडिट पे, तो ये वैल्यू इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12। वेजेस क्या है, आपने मंथली एरियस एडवांस में पे कर रहे हैं, तो 7,20,000 इंटू 2/12। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लिखा है ना, तो मंथली मतलब ये मंथली है। आप इसको मंथली 80,000 मंथली है आपका। ठीक है, ये ईयरली नहीं है। कैश, अच्छा, ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर पेड एज अबव, मतलब 1 मंथ एरियस। पहले के केस में जो पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, वहां पर हम क्या करते थे, जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट आता था हम पैसे दे देते थे। पर यहाँ पे हमें 1 मंथ का टाइम मिल रहा है पे करने का, तो ये हमारे लाइबिलिटीज में आएगा, करंट लाइबिलिटीज में आएगा पे करना। तो ये जो भी वैल्यू है इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस क्वार्टरली क्वार्टरली है, तो ये क्वार्टरली है, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4। क्वार्टर, कितने क्वार्टर्स होते हैं हमारे, 4 क्वार्टर्स होते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, इसको इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट ऑन अ ग्रॉस प्रॉफिट, क्या दिया है 25। ये कहाँ पे आएगा, वर्किंग कैपिटल में। सेल्स जब आप माइनस करेंगे, सेल्स और प्रॉफिट, प्रॉफिट में जब माइनस करेंगे तो सीओजीएस मिलेगा, तो ये वहां पर आपको यूज करना, ताकि आपको कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड मिलेगा। काउंटिंग डेप्रिसिएशन पार्ट हैज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट कीप्स 1 मंथ स्टॉक। सी, यहाँ पे स्टॉक कितना रखा है, रॉ मटेरियल 1 मंथ का रखा है। तो देखो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसको 1 मंथ हम लेंगे। और फिनिश्ड गुड का भी 1 मंथ है। ठीक है, फिनिश्ड गुड का भी 1 मंथ है। एंड अ कैश बैलेंस ऑफ रुपीज कितना है, 10 रुपीज 1 लाख। ठीक है, कैश बैलेंस हमें लिखा गया है यहाँ पे। एज्यूमिंग अ 20% सेफ्टी मार्जिन, वर्कआउट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितनी पैसों की जरूरत है मंथली इस कंपनी में, उसका हमें पता लगाना है, और कैश कॉस्ट बेसिस। और यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस को इग्नोर करने के लिए कहा गया है, तो जो हम इग्नोर कर देंगे। सी, डेटर्स के बारे में लिखा है, हम ले लेंगे डेटर्स, ये वैल्यू 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 2 मंथ्स है। क्रेडिटर्स हमने लिख दिया। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे लिखे गए हैं जिस तरह से मैंने बताया, ये 1 मंथ है। आउटस्टैंडिंग एडमिन है चार्जेस, ये भी सिंस एडमिन के भी हमारा मंथली है, तो हम मंथली लिखे। सेल्स प्रमोशन हमने लिख दिया, क्वार्टरली डिवाइड बाय 4 करेंगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है कि आप क्या करेंगे, इसको 9 डिवाइडेड बाय 12। सी, यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 12 इसलिए लिखा क्योंकि इसने क्वेश्चन में लिखा है 1 मंथ स्टॉक लेंगे। तो 9 डिवाइडेड बाय 12, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड होगा सेल्स माइनस प्रॉफिट। अब इस कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। आप ये आया एनुअल, आपको मंथली कन्वर्ट करना है। जो भी आपका करंट एसेट है, डेटर्स, रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, कैश बैलेंस, जो भी है सेल्स प्रमोशन, ये सब आपके करंट एसेट है, आप ऐड कर लीजिए, करंट लाइबिलिटी को ऐड कर लीजिए सभी। और फिर इसके बाद टोटल करंट लाइबिलिटी आएगा, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, और सेफ्टी ऑफ मार्जिन को ऐड कर दीजिएगा।
तो आपको जो वैल्यू आएगा वो टोटल वर्किंग कैपिटल है। आपको कैश कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, दो चीज, दो जगह पे चेंजेस होंगे। डेटर्स में चेंजेस दिख सकता है आपको, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा डेटर्स में यहाँ पर देखिए अब इंक्रीज डिक्रीज होता है, और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड में यहाँ पर इंक्रीज होगा वैल्यू। और बाकी कहीं भी चेंजेस नहीं है, बाकी सब एज इट इज है, बिकॉज उसमें प्रॉफिट का कोई जिक्र नहीं है, प्रॉफिट एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, रॉ मटेरियल लिखेंगे, वेजेस ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, सिंस यहाँ पे मंथली 80,000 आउटस्टैंडिंग लिखा है तो वो मंथली है। फिर वर्क कॉस्ट आएगा, ठीक है। वर्क कॉस्ट प्राइम कॉस्ट हो गया, वर्क कॉस्ट हो गया, ऑफिस एंड एडमिन तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आपको दिया है वैल्यू, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। और डेटर्स और स्टॉक ऑफ फिनिश, डेटर्स आपको यहाँ से मिलेगा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आपको यहाँ से 29 ये सॉरी, डेटर्स आपको कॉस्ट ऑफ सेल से मिलेगा, स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन से आपको स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड का वैल्यू मिलेगा, और इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और इसको आप ऊपर लिख देंगे। आप यहाँ पर उसे कॉस्ट, कैश कॉस्ट में आप इसे लिख देंगे, और फिर यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे ये चीजों को। हमने यहाँ पे कैश कॉस्ट लिख दिया है, और यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है। सी डेटर्स, डेटर्स आपका क्या आया, 2940, 29,40,000, ठीक है। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड को 28 से, 2820 है। तो मैंने जो पिछले सम में हमने सॉल्यूशंस निकाले थे, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, हमने डेटर्स लिखे थे 100 और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 100। ये यहाँ पर इसलिए लिखा है हमने क्योंकि 100 और यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कोई भी नहीं था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं था। पर चूंकि यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे हम हमारा हमारा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाता है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे मतलब जो लास्ट में सेल्स करते हैं ना, वो कौन होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो डेटर्स होते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड होता है हमारा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसको यहाँ पर कैश कॉस्ट में डाल दीजिए, वर्किंग कैपिटल आपको वैल्यू मिल जाएगा, टोटल वर्किंग कैपिटल ये है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक समझा होगा, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ये टॉपिक बहुत आसान है, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर आपको चैलेंजेस आए इसको सॉल्व करने में, तो जरूर संपर्क कीजिएगा मुझे। उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया। तो आप सबका शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।